हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आपके साथ ओम प्रकाश तुर्किया और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा उसके बारे में। तो हमने पिछली क्लास में जो लेक्चर फर्स्ट था उसमें जो जो सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट है उसको पढ़ रहे थे हम, जिसमें हमने सत्ता की साझेदारी है चैप्टर का नाम है। उसमें ये पढ़ा था कि सत्ता की साझेदारी है वो किस तरह से किसी भी समुदाय में टकराव को रोक सकती है और सत्ता की साझेदारी है वो क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में हमने थोड़ा सा है वो उसके बारे में पढ़ा था, डिस्कस किया था। तो हमने एग्जाम्पल पढ़े थे कि सत्ता की साझेदारी के अंतर्गत जिसमें बेल्जियम का था और श्रीलंका का था। बेल्जियम ने सत्ता की साझेदारी में युक्तिपरक जो तर्क है, युक्तिपरक तर्क को क्या अपनाया, जिसमें उन्होंने क्या है जो अलग अलग वहाँ के भाषाई समूह थे जिसमें फ्रेंच और डच बोलने वाले थे और जर्मन बोलने वाले थे, उसके अंदर सत्ता की साझेदारी है उसको भाषाई आधार पे क्या है समाज के दोनों तीनों समूहों में क्या बराबर है भागीदारी है वो निश्चित कर दी। और इसके विपरीत है श्रीलंका में हमने देखा था कि श्रीलंका में जो भाषाई आधार पे दो भाषाई मुख्य समूह थे, एक तो जो 74% 77% के लगभग है जो सिंहली भाषा बोलने वाले लोग थे और दूसरे थे तमिल भाषा बोलने वाले लोग थे, जिनकी जो सिंहली भाषी बोलने वालों का जो संख्या है वो ज़्यादा थी या वो बहुमत में थे, और दूसरी तरफ जो तमिल भाषा बोलने वाले थे उनकी संख्या है वो अपेक्षाकृत है बहुत कम थी। 18% यानी 18% के लगभग तमिल बोलने वालों की जनसंख्या थी। जो क्योंकि पता होगा आपको श्रीलंका भारत का बिल्कुल पड़ोसी देश है, ठीक है, दक्षिण में जो समुद्री सीमा भारत की लगती है। और इसके अलावा हमने पढ़ा था कि किस तरह सत्ता की साझेदारी बेल्जियम में की गई, एक दोनों समुदाय के बराबर प्रतिनिधित्व किया गया और उसके अलावा वहाँ पर एक तीसरे स्तर की भी सरकार चुनी गई जिसको सामुदायिक सरकार कहते हैं, जो समुदाय के जो भाषा के आधार पे क्या अपने प्रतिनिधित्व को क्या है वो जो सत्ता है उसमें क्या है उसकी भागीदारी वो बराबर है वो निश्चित करती है। इसके अलावा श्रीलंका में उसका कोई सोल्यूशन नहीं हुआ है। इसी कारण हम देखते हैं कि आज भी जो गृह युद्ध जैसी समस्याएं हैं वो श्रीलंका में है वो कई बार बीच बीच में आती रहती है। और ये हमने देखा था कि 2009 में वहाँ पर ये चीज़ समाप्त हो गई पर पूरी तरह वो ख़त्म नहीं हो पाई है, मतलब छुटपुट घटनाएं वो होती रहती हैं। और जिसपे मैंने आपको बताया था कि जिसपे एक मूवी बनी है जिसका नाम मद्रास कैफे, वो उसी जो कॉन्फ्लिक्ट था, विवाद था तमिल का, भारतीय तमिल थे उनका, और थोड़ा सा ये भी उसमें पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया गया कि अगर उसका सोल्यूशन हो जाता तो तमिल जो समस्या थी उसका अगर समाधान हो जाता वहाँ जो सिचुएशन चल रही, तो राजीव गांधी भी है जो प्रधानमंत्री या फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, उनकी डेथ है वो शायद नहीं होती, ठीक है, ये कहा गया था, ठीक है। तो वो सोल्यूशन उसका सोल्यूशन अब तक नहीं हुआ, उन्होंने नहीं कर पाया, पर जो बेल्जियम है उसने इसका सोल्यूशन निकाल लिया। तो अब हमारा चैप्टर सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। पहली बात जो है सत्ता की साझेदारी, अगर मान लीजिए एक देश है उसमें एक धर्म के लोग है वो ज़्यादा और दूसरे धर्म के लोग है वो कम है, तो अगर एक धर्म के लोग जिनका प्रभुत्व ज़्यादा होता है, जिनकी संख्या बहुसंख्यक होते हैं, बहुमत में होते हैं, अगर उनका प्रभुत्व बना रहे तो वो क्या करेंगे, जो उनसे कम संख्या में है उन पर क्या करेंगे है अपना जो प्रभुत्व है वो क्या उसके ऊपर जमाएंगे या यह दिखाने की कोशिश करेंगे कि उनसे सुपीरियर कोई नहीं है। तो इससे क्या होगा, थोड़े समय के लिए तो कुछ नहीं होगा, पर लंबे समय तक अगर ऐसी ही स्थिति चलती रही तो उसमें क्या है जो दूसरा जो समूह है उसमें क्या है हीन भावना आ जाती है। और एक टाइम ऐसा आता है जब दोनों जो समूह है जिनकी संख्या कम और ज़्यादा उनमें टकराव की स्थिति आ जाती है, और टकराव की जब स्थिति आ जाती है, टकराव की और तनाव की, तो वो उस देश की जो प्रजातांत्रिक सरकार होती है, जो लोकतांत्रिक सरकार होती है, उसके लिए बहुत हानिकारक है और वो हो सकता है देश है वो पतन की ओर भी जा सकता है। हमने बहुत सारे ऐसे देश देखे हैं जहाँ पर पहले है अच्छे तरीके से चुनाव होते थे, देश है वो अच्छे तरीके से चल रहा होता था या चल रहा है। तो अगर वो सामाजिक समूह में अगर सत्ता की साझेदारी नहीं होगी या सभी समूहों का बराबर सम्मान अगर नहीं किया जाएगा तो हो सकता है कि जो आपसी जो विवाद है जो धर्म के आधार पे, चाहे वो जाति के आधार पे, चाहे वो भाषा के आधार पे हो या वो उच्च वर्ग या निम्न वर्ग के आधार पे हो, वो क्या टकराव है वो बढ़ सकता है और वो देश के लिए नुकसानदायक है, वो प्रजातांत्रिक देश के लिए और लोकतांत्रिक देश के लिए और देश की प्रगति के लिए नुकसानदायक है। हम बहुत सारे ऐसे देश
जानते हैं, जिनमें क्या है, चाहे वो श्रीलंका जो हमने बुक में पढ़ा है, इसके अलावा सीरिया है, हमने अफगानिस्तान में पढ़ा है, ठीक है, उसके बारे में सुना है कि वहाँ पर किस तरह सत्ता की साझेदारी अगर नहीं हो तो किस प्रकार टकराव है दो समूह के बीच में हो सकता है। और हमने बहुत सारे ऐसे म्यांमार में भी देखा है किस तरह से सिचुएशन क्रिएट हुई थी। बहुत सारे देश हैं जिनमें क्या है, जो अलग अलग धर्म के आधार पे, भाषा के आधार पे वो इस तरह के टकराव है, वो तनाव है, वो आते रहते हैं। और अगर ऐसा उसको रोका भी नहीं जाता है, अगर उस पर सत्ता की साझेदारी नहीं की जाती या शासन जो होता है वो सभी समूह में बराबर नहीं दिया जाता है, तो सिचुएशन है वो क्या क्रिटिकल है वो हो सकती है, ठीक है। तो नैतिक तर्क में क्या होता है, युक्तिक तर्क में जो बेल्जियम का एग्जांपल बताया वो इसके ऊपर बिल्कुल सूटेबल है, जिसमें ये कहा गया है कि किस तरह सत्ता की साझेदारी है वो की जाती है, जिससे हिंसक राजनीति होती है, जो हिंसक परिस्थितियाँ होती है, उसको अगर सही से कर दिया जाए तो क्या जो बहुसंख्यक समुदाय है उसकी जो इच्छा है, उसकी जो तर्क है या जो उसकी जो प्रबुद्धों की भावना है क्या वो खत्म हो जाती है, और जो जिनकी संख्या कम होती है वो भी क्या अपने आप को उस देश में सिक्योर मानता है, ठीक है। तो ये सिचुएशन है वो बदल सकती है। युक्ति परक में क्या होता है, ये दोनों ही प्रजातांत्रिक तरीके हैं, जिसमें ये बताया गया है कि ये महत्व को महत्व जो होता है उसको ज्यादा बल देता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, सत्ता की साझेदारी मैंने बता दिया क्यों जरूरी है, ताकि टकराव ना आए, हिंसक ना हो, समाज है वो बराबरी से जी सके, और जो निम्न वर्ग के लोग हैं या जो जिनकी संख्या कम है अल्पमत में, वो भी ये सोच सके कि उनकी भी कुछ हिस्सेदारी, अगर ऐसा ना हो तो उनमें क्या टकराव पैदा हो सकता है। ये था हमारा। उसके बाद है सत्ता की साझेदारी के रूप, कौन कौन से सत्ता की साझेदारी के रूप है, और ये हमारा लास्ट हेडिंग रह गया इस चैप्टर का जो दिया गया है। इससे पहले क्लेम की थी, उसमें भी देखा था हमने कि सत्ता की साझेदारी जो लेबनान देश है जिसकी कैपिटल बैरूत है, वहाँ पर किस तरह से सत्ता की साझेदारी है, उसका जो राजनीतिक व्यवस्था है या जो सरकार राज करती है उसमें किस तरह से जो अलग अलग पद थे, प्रधानमंत्री के, उप प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के, और जो अध्यक्ष होता है संसद का, उसके पद है किस तरह से अलग अलग समुदायों के बीच में बांट दी गई। ये परमानेंट सॉल्यूशन भी नहीं है, पर ये क्या जो आपसी मतभेद टकराव को रोकने के लिए सबसे बेस्ट वे है। इससे अगर बेस्ट वे कोई अच्छा और है ही नहीं, अगर होता तो क्या वो इम्प्लीमेंट अलग अलग कंट्री में हो जाता है। तो एक और उसमें 2-3 एग्जाम्पल थे कि सत्ता की साझेदारी या सभी का जो ओपिनियन है वो महत्वपूर्ण होता है, चाहे कोई भी हो, किसी भी देश में हो, सबका मत लेना वो जरूरी होता है ताकि किसी के मन में हीन भावना न आए। सत्ता की साझेदारी के रूप है वो कई तरह के हो सकते हैं, जिसमें आपकी बुक है उसमें 4 पॉइंट्स मेनली दिए गए हैं, जिसमें सत्ता की साझेदारी के रूप है वो बताए गए बेसिकली, जिसमें 4 पॉइंट्स है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। तो उसमें पहला जो दिया गया है सत्ता की साझेदारी का रूप है, अगर मान लीजिए सत्ता की साझेदारी में हो, क्योंकि अगर कोई कंट्री लोकतांत्रिक है, कोई भी देश लोकतांत्रिक है, तो सत्ता की साझेदारी क्या है, उसका मूल रूप है, मूल सिद्धांत। अगर वो नहीं होगी सत्ता की साझेदारी तो लोकतांत्रिक देश नहीं होगा। लोकतंत्र का मतलब ये है कि जो सत्ता जो देश पर शासन कर रहा है वो क्या है, सभी का प्रतिनिधित्व है। ये नहीं है कि जिन लोगों ने उनको वोट दिया सिर्फ वही उनका ही वो प्रतिनिधित्व करेगा, सबका प्रतिनिधित्व करेगा। इसलिए क्या किसी भी लोकतांत्रिक देश का क्या है, ये मूल सिद्धांत है। जितने भी लोकतांत्रिक देश में जितने भी जो कार्य होते हैं, नीतियां बनती है, वो क्या है, ये नहीं है कि सिर्फ एक समुदाय को देखकर बनती है, वो सब समुदाय को देखकर बनती है। सब, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, ठीक है, किसी भी भाषाई संबंध का हो, सबके लिए बराबर बनती है। जैसे हमारे देश में हम बात कर लेते हैं, लोकतांत्रिक जो नीतियां हैं, मान लेते हैं हमें जो राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का जो अधिकार है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन का जो अधिकार लोकतांत्रिक देश है, उसमें क्या है, अगर कोई नीति बनती है, मैं ये बता रहा हूँ आपको कि अगर नीति बनती है वो क्या होती है, पूरे देश पर इक्वली बराबर तरीके से क्या लागू होती है। ये नहीं है कि वो कहीं पर लागू हो गई, कहीं पर लागू नहीं हुई, ठीक है, शायद यही है ना, नीतियां हैं वो सभी पर क्या बराबर लागू होती है। तो फ्री राइट टू एजुकेशन है वो, जैसे मैंने बताया आपको 1st to 8th क्लास तक क्या सबको फ्री एजुकेशन है वो दी जाती है इंडिया में। तो ये नहीं है कि सिर्फ कुछ समुदाय के लिए कि भी ये सिर्फ ABCD धर्म के लिए या ये ABC
कोई जाति के लिए या किसी इस भाषा के बोलने वालों के लोगों के लिए, या सिर्फ केरल में रहने वाले लोगों के लिए, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोगों के लिए नहीं है, राजस्थान के लोगों के लिए नहीं है। मतलब किसी भी जो राज्य होता है, देश जो राज्य होता है, कोई भी चाहे जिला हो, कोई क्षेत्र हो, चाहे वो पिछड़ा भी उत्पन्न हो, हर जगह के इक्वली लागू होता है। और सत्ता की साझेदारी यही करती है, अगर जो प्रजातांत्रिक सरकार चुनी गई है उसमें जितने भी निर्णय होते हैं वो सब पर क्या इक्वली बराबर रूप से क्या लागू होते हैं। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखें। तो इसलिए क्या है, सत्ता की साझेदारी है लोकतांत्रिक देशों से क्या मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है। जहां पर लोकतांत्रिक देश होगा वहां पर सत्ता की साझेदारी है वो जरूर है, वो पाई जाती है। ठीक है, तो इसके 4 पॉइंट थे, जिसमें पहला जो पॉइंट है जिसमें ये कहा गया है, जैसे आपने पीछे पढ़ा भी होगा, जैसे सरकार के जैसे 3 अपने जो रूप है वो पढ़े हुए, जिसमें आपने पढ़ा हुआ न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधानपालिका। ये क्या है, सत्ता के क्षैतिज वितरण या क्षैतिज रूप है। ये सत्ता का क्षैतिज वितरण या क्षैतिज रूप है, जिसमें क्या होती है, शक्तियां हैं सरकार की, जो सत्ता की जो रोल करते हैं देश पे, उनकी क्या शक्तियां बराबर बटी हुई होती है। ठीक है, ये नहीं है कि कोई एक चीज किसी एक व्यक्ति की या कोई एक जो संस्था है या एक जो समुदाय है सिर्फ उसी की होगी, या एक जो अंग होता है सरकार का उसी की होगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विधानपालिका है यानी जो संसद है वो क्या करती है, कानून बनाती है। यानी जो एमपी और एमएलए होते हैं कंट्री के, जिनको हम विधानपालिका का एग्जांपल कह सकते हैं, विधानपालिका ये क्या करती है, ये है लॉ मेकिंग बॉडी है, कानून बनाती है। ठीक है, कानून है ये बनाती है। इनका काम है देश के लिए क्या है, कानून बनाना, कानून बनाना। कानून ये बनाती है, या हम कह सकते हैं एक्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, ये बनाती है। तो पहला तो ये हो गया कि ये कानून बनाती है विधानपालिका। अब इसको जो लागू करने की बात आती है तो वो काम किसका होता है, वो होता है कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या करती है, जो विधानपालिका द्वारा एमपी एमएलए संसद में या विधानपालिका जो होती है, ठीक है, वहां पर बैठकर जब कोई कानून बनाते हैं तो उसको जो लागू करने का, इंप्लीमेंट करने का जो काम किसका होता है, लागू करने का काम होता है कार्यपालिका का। और वो जो कानून बन गया जो रिटर्न में होता है, वो उसकी जो सेफ गार्ड होता है, उसको जो सुरक्षा प्रदान कौन करता है, न्यायपालिका करता है। मतलब इसके द्वारा जो कानून बना दिया, मान लीजिए इसने बना दिया राइट टू एजुकेशन बना दिया, शिक्षा का अधिकार है वो बना दिया, शिक्षा का अधिकार है बनाने के बाद सरकार ने क्या इसको भेज दिया कार्यपालिका के पास। जितने भी ऑफिसर होते हैं आपने देखे होंगे, जो मंत्री होते हैं, जितने भी डीसी होते हैं, डी होते हैं, उनका काम क्या होता है, उसको राइट टू एजुकेशन है, फ्री एजुकेशन है, फिर 1st to 8th क्लास है, उसको लागू करना। ठीक है, उसको लागू करना, और ये उसको लागू करेंगे स्कूलों में। अगर मान लीजिए कोई स्कूल है उसको लागू नहीं करता है न्यायपालिका, उसका काम क्या होता है, उस कानून को क्या संरक्षण करना, उसकी क्या रक्षा करना। जो कानून बनाए गए हैं कानून की रक्षा करना। ठीक है, या उसको क्या है, उसकी व्याख्या करना भी। ठीक है, और उसको क्या है, मेंटेन रखना। ठीक है, सही से क्या चलवाए रखना न्यायपालिका काम है। अगर मान लीजिए कोई स्कूल है, इस तरह मान लीजिए कोई स्कूल है, वो 8th क्लास के एडमिशन के लिए क्या फीस ले रहा है, या वो ट्यूशन फीस ले रहा है, ज्यादा ले रहा है, ट्यूशन फीस ले, ट्यूशन फीस तो है, ट्यूशन फीस ले रहा है, कोई फॉर्म की फीस ले रहा है, या कोई एक्स्ट्रा चार्ज अगर ले रहा है, तो मान लीजिए न्यायपालिका को पता चलता है, तो वो क्या करता है, उस स्कूल के खिलाफ क्या करता है, कार्रवाई करता है। तो यानी कि जो कानून बनाए गए हैं उसकी रक्षा कौन करता है, न्यायपालिका करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो कानून बनाते हैं, चाहे वो खुद यानी वो एमपी है या एमएलए, उसका लड़का ही खुद क्या है, इस कानून का अगर उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। इसका मीनिंग क्या है, ये आपस में जुड़े हुए हैं। अगर कोई इसका वायलेशन करता है तो वो क्या इस तरह से उनकी क्या है, रक्षा की जाती है। तो ये है जो सत्ता का, या हम कह सकते हैं पावर का क्या है, क्षैतिज वितरण या क्षैतिज रूप है वो पाया जाता है। और इस चीज को, और एक बात ये भी है कि इसमें ये कहा गया है कि जो न्यायपालिका है, यानी इनकी जो नियुक्ति होती है न्यायपालिका की, इनकी नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट है,
इनकी नियुक्ति है वो करती है कार्यपालिका, ठीक है। इनकी नियुक्ति कौन करती है? कार्यपालिका। और नियुक्ति होने के बाद ये क्या करती है? कार्यपालिका को भी नियंत्रित करती है, यानी इनके बनाए गए कामों को क्या देखती है। अगर ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिटिकल होती है तो उसका क्या है, ये जवाब देती है, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करती है, ठीक है। जो भी लिखा होता है कानून के हिसाब के, जो अलग अलग आईपीसी की धारा होती है उनके हिसाब से क्या कार्रवाई करती है। और इसको बोलते हैं नियंत्रित और संतुलित व्यवस्था। इस तरह जो मतलब जो कानून बन गया, कोई चीज है या कोई कानून है जो मैंने एग्जांपल से बताया, इसको बोलते हैं संतुलित व नियंत्रित व्यवस्था, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, इसको बोलते हैं संतुलित और नियंत्रित व्यवस्था, ठीक है। ये चीज आप याद रखेंगे हमेशा के लिए। और ये चीज आपको पता भी होनी चाहिए किस तरह से कानून है वो लागू होते हैं। नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था, ठीक है। नियंत्रित या संतुलित भी कह सकते हो, दोनों ही बातें एक बात। नियंत्रित और संतुलित व्यवस्था, ठीक है, जिसमें क्या होता है, सरकार के जो सत्ता का शक्ति वितरण है उसमें क्या शक्तियां अलग अलग बटी हुई होती है, ठीक है। आगे देखते हैं। दूसरा जो पॉइंट है उसमें सत्ता की जो शक्तियां हैं उसका बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा, या इसको सत्ता का, हमने इसको सत्ता का क्षैतिज वितरण कहा था, तो ये है सत्ता का इसको वर्टिकल बोलते हैं ना, वर्टिकल क्या बोलेंगे उसको, ऊर्ध्वाधर, ठीक है। वर्टिकल याद रखिए आप, ठीक है। मैं यहाँ वर्टिकल लिख देता हूँ, वर्टिकल, वितरण रूप, ठीक है। सत्ता का बंटवारा होता है वो क्या होता है, क्षैतिज रूप में, ऊर्ध्वाधर रूप में होता है, ठीक है, वर्टिकल रूप में, जिसमें क्या होता है, शक्तियां हैं वो किसी देश में जो शासन कर रही होती है उसमें क्या है, वर्टिकल रूप में होता है। मतलब कि एक तो केंद्र सरकार देश का शासन करती है, फिर एक होती है राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, एक जिसमें शक्तियों का जो बंटवारा होता है उसमें क्या होता है, अलग अलग रूप से सरकारें हैं वो शासन करती है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, और इसको बोलते हैं, ये लिखा हुआ उसमें ना, आप वर्टिकल याद रखिए, ठीक है। राज्य सरकार और एक होती है स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार। इस तरह से क्या शक्तियों का बंटवारा होता है, जिसमें क्या होता है, लेवल के हिसाब से केंद्र या राज्य है, सरकार है, और जो स्थानीय सरकार है उनकी शक्तियां बटी होती है। एग्जांपल बताता हूँ, जैसे हमारे इंडिया में है, जैसे जो सरपंच का अधिकार होता है वो राज्य का नहीं होता, जो राज्य के पास शक्ति होती है, जैसे पुलिस की होती है, वो केंद्र के पास नहीं होता, जो केंद्र के पास शक्ति होती है वो इन दोनों के पास नहीं होती, ठीक है। एग्जाम्पल है जैसे किस तरह से शक्तियों को बंटवारा किया गया। जैसे मैं कह देता हूँ कि मनोहर लाल खट्टर ने ये कहा, आर्मी को आदेश दिया कि वो पाकिस्तान पर हमला कर दे। क्या ऐसा आपने सुना है? ऐसा संभव है? नहीं है। जैसे अभी चीन के साथ है वो विवाद चल रहा है, तो क्या विवाद है आपके गांव आदमपुर गांव का है, या जैसे मैं कह दूं मोडाखेड़ा गांव का, सदलपुर गांव का सरपंच जाके वहां पर कोई विवाद का हल वो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जो हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें लिखा गया है कि किसके पास कौन सी शक्तियां होती है। तो सत्ता की शक्तियों का क्या बंटवारा किया गया है। तो जितने भी सीमा विवाद होते हैं, विदेशी जो मामले होते हैं, ठीक है, वित्त से जुड़े हुए मामले होते हैं, रक्षा से जुड़े जो मामले होते हैं, उनकी जो
अधिकार है, क्षेत्र है, वो किसके पास होता है? केंद्र सरकार के पास है। इसके अलावा वन है, आपने समवर्ती सूची, संघ सूची और वो बड़ा होगा, वो शक्तियां होती है जैसे पुलिस की भर्ती करना हो, नहरें निकालना हो, या कोई जमीन से जुड़ा हुआ मामला हो, वो जो कानून है वो कौन बनाता है? वो शक्ति किसके पास होती है? राज्य सरकार के पास। स्थानीय जो सरकार होती है, जैसे जितने नगर पालिका है, पंचायत जो सिस्टम है, वो क्या स्थानीय सरकार के अंतर्गत आता है। बेल्जियम का जैसे एग्जांपल लिखा हुआ कि बेल्जियम में किस तरह से सत्ता का बंटवारा किया गया, शक्तियों का बंटवारा किया गया। उसमें क्या है, जैसे केंद्र की सरकार है, राज्य की सरकार है, वहां स्थानीय सरकार नहीं है, वहां कौन सी सरकार है? सामुदायिक सरकार है। सामुदायिक सरकार है वो पाई जाती है कहाँ? बेल्जियम में। कहाँ बताइए मैंने आपको? बेल्जियम में। भारत में स्थानीय सरकार कौन सी है? जिसमें नगर निगम आपने सुना होगा, नगर पालिका या नगर निगम। नगर पालिका का जो चुनाव होता है, नगर निगम का चुनाव होता है, वह जिला परिषद भी होते हैं। और जो पंचायती जो तंत्र है भारत में 1992 में आया था, 1992 में, उससे पहले पंचायती जो तंत्र है, ये भी क्या शक्तियों का बंटवारा है। इससे क्या होता है, सभी की शक्तियां वो अलग अलग होती है, कोई भी एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करता। और किसी देश में अगर ये हो तो हम पढ़ रहे हैं कि सत्ता की साझेदारी के रूप है, जिसमें शक्तियों का बंटवारा है वो अलग अलग लेवल पर है। सत्ता का जो वर्टिकल वितरण है जिसको बोलते हैं, इसमें क्या शक्तियां हैं वो बटी हुई होती है, हर एक की शक्ति क्या होती है? अलग अलग होती है। ठीक है, जो ऊपर से लेकर नीचे तक है बटी हुई होती है। इसके अलावा एक जो लास्ट पॉइंट, इसमें तीसरा जो पॉइंट है सत्ता का बंटवारा है, वो क्या है? विभिन्न सामाजिक समूह, मसलन भाषाई, धार्मिक जो समूह होते हैं उनके बीच में बटा हुआ होता है। ठीक है, जिसमें एग्जांपल यहां दिया हुआ है। मान लीजिए कोई समुदाय है, कोई भाषाई समूह है, वो क्या है? उसकी सत्ता की साझेदारी में क्या है? सत्ता की साझेदारी अब उसके अंदर वो इंक्लूड नहीं है। तो मान लीजिए कोई भाषाई आधार पर और सामुदायिक आधार पर कोई समुदाय हो, उसके आधार पर, ठीक है, उन समूहों को भी अधिकार देना इसमें शामिल होता है। सत्ता की साझेदारी का तीसरा जो स्वरूप है उसके अंतर्गत आता है, जिसमें तीन चीजें मैं बताऊंगा। जैसे एक तो है महिलाओं को अधिकार देना, एक है उसमें आरक्षण, ठीक है। और इसके अलावा जो स्थानीय नहीं, सामुदायिक सरकार, एक सामुदायिक सरकार, वो एग्जांपल जो मैंने बताया वो आप यहाँ ऐड कर लेंगे, ठीक है। सामुदायिक सरकार, ये तीन चीजें हैं बुक में दी हुई है कि किस तरह से अलग अलग समुदाय का जो शक्तियों के बीच में या जो व्यवस्था होती है देश का चलता है, उसमें किस तरह से जो एक और इसमें जो कमजोर समुदाय लिख सकते हैं ना, कमजोर वर्ग का वजन का नहीं कहा गया है यहाँ, ठीक है। जो सांस्कृतिक जो शिक्षा और जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, ठीक है, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनको शामिल किया गया, ठीक है, उनको क्या शामिल किया गया। इसमें क्या है, जो संविधान में इसमें क्या कैसे अधिकार दिए गए हैं, जो हमारा संविधान होता है उसमें क्या है बहुत सारे अधिकार है वो दिए गए हैं ताकि इनकी भी सत्ता में भागीदारी है वो सुनिश्चित हो सके, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको कि जैसे चुनाव हो रहे, इलेक्शन हो रहे, आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो एमपी और एमएलए इलेक्टेड होकर जाते हैं, अलग अलग जो विधान पालिकाएं होती है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी जो क्षेत्र होते हैं और जो पार्लियामेंट्री क्षेत्र होते हैं, उनसे अगर चुन के जाते हैं तो उनमें देखा होगा आपने जो महिलाओं की जो संख्या है वो बहुत कम होती है।
महिलाओं यानी महिलाओं की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो कम होती है, तो संविधान में क्या उनके अधिकारों को क्या महिलाओं को अधिकार है वो बराबर दिया जाता है, ताकि क्या उनकी सत्ता में साझेदारी हो। कि एमपी है भारत में, अभी की जैसे सिचुएशन बताता हूँ आपको, जितने भी एमपी इलेक्टेड होते हैं उसमें वुमेन्स का जो पार्टिसिपेशन है वो क्या है, जैसे वैसे तो हम कह सकते हैं कि आधा होना चाहिए, वैसे आधा भी नहीं है, आधा की क्या बात करूँ 20% भी नहीं है, ठीक है। बिल्कुल कम जो एमपीज है वो क्या इलेक्टेड होकर है वो पार्लियामेंट में वो पहुंचते हैं। तो महिलाओं को अधिकार देना, संविधान में ऐसे बहुत सारे प्रावधान है जिसमें ये कहा गया है कि महिलाओं को क्या बराबरी का हक वो दिया जाना चाहिए। पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है, पॉसिबल नहीं है। अलग अलग सरकारें वादे करती हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम महिलाओं को क्या 33% रिजर्वेशन आरक्षण है वो देंगे, ताकि क्या है उनको अधिकार है वो मिल सके, बराबरी का अधिकार है, एमपी है वो करें। और जब चुनाव का टाइम आता है तो उन्हीं महिलाओं को उसी पार्टी के लोग टिकट तक नहीं देते हैं, ये सिचुएशन है, ठीक है। तो बहुत सारे जो अधिकार उनको संविधान में देने चाहिए और दिए गए हैं, ठीक है। आरक्षण की जो व्यवस्था है वो की गई है, जो अलग अलग समुदाय के लोग होते हैं, SC ST के, OBC के, ठीक है, और जो SBC के स्पेशल बैकवर्ड कास्ट जो अभी पीछे 10% रिजर्वेशन है वो दिए गए, जो अपर जो कास्ट होती है उनको, जो पिछड़े हुए हैं उनको क्या है आरक्षण की व्यवस्था कर उनको भी क्या अधिकार दिए गए, ताकि क्या उनकी भी क्या भागीदारी है वो सत्ता में हो सके। जैसे कार्यपालिका जो है जिसमें बात करते हैं, जितने भी नौकरशाह होते हैं जो जॉब में करते हैं, आपने देखा होगा रिजर्वेशन अगर उनको न दिया जाए तो वो क्या है शायद हो सकता है कि उनको नौकरी पाना है या उनका जो देश में जो शासन करते हैं उसमें अधिक शामिल होना क्या बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए क्या है उनका संविधान में क्या है आरक्षण की व्यवस्था वो की गई है। इसके अलावा सामुदायिक सरकार, जिसमें बेल्जियम में हमने देखा था कि 2 सरकारें थी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, तीसरे लेवल की जो सरकार थी जो भाषाई आधार पे थी उनको शामिल है वो किया गया था। फिर होता है कमजोर वर्ग जो जिसमें लोग शैक्षिक रूप से और आर्थिक रूप से, मतलब जो पढ़े लिखे ना हो, जो आर्थिक रूप से कमजोर हो, उनको भी क्या संविधान में अलग से है उनका जो अधिकार है वो दिए गए, ताकि उनकी भी क्या हिस्सेदारी है समाज में, देश की जो शासन व्यवस्था है उसमें हो सके। जैसे मैंने बताया आपको जो 10% रिजर्वेशन दिया गया वो इसी आधार पे दिया गया, ठीक है। जो नया संविधान में संशोधन किया गया था उसमें शामिल किया गया था, ताकि क्या सबकी क्या भागीदारी उसमें हो सके, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। और लास्ट जो पॉइंट हमारा वो है प्रेशर ग्रुप, दबाव समूह और आंदोलन से उत्पन्न मत का समर्थन, ठीक है। कि किस तरह सत्ता की साझेदारी में दबाव समूहों और आंदोलन का सत्ता की साझेदारी में का सत्ता की साझेदारी, ठीक है। आंदोलनों का सत्ता की साझेदारी, इसमें क्या अलग अलग जैसे दबाव समूह होते हैं और जो आंदोलन होते हैं उनके द्वारा भी क्या है सरकार में जो हिस्सेदारी है वो उनकी मानी जाती है। जैसे आपने देखे होंगे बहुत सारे ऐसे जो किसान संगठन हैं, जो औद्योगिक जो यूनियन होती है, यानी जो कर्मचारी होते हैं उनके जो उद्योगों के, उनका एक इकट्ठा संगठन होता है, ठीक है। इसके अलावा आपने छोटे छोटे और ग्रुप्स देखे होंगे जो चाहे वो किसी चीज़ को बचाने के लिए जो एनवायरनमेंट जो सेव करते हैं उनके ग्रुप्स हों, अलग अलग NGO हों, या आपने देखे होंगे बहुत सारे जो एक बार क्या मूवमेंट से चल पड़ती है, लोग क्या इकट्ठे हो जाते हैं और विरोध निकालते हैं, तो उनका भी क्या हिस्सेदारी समाज में है वो बहुत जरूरी है, वो बन जाती है, ठीक है। और उनकी गवर्नमेंट है वो कई बार सुनती भी है, और उनके बेसिस पे क्या है विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियां भी बनती हैं। अलग अलग जितने भी दबाव समूह होते हैं, कई पॉलिटिकल पार्टियां आंदोलनों और दबाव समूह के कारण बनती है। जैसे आपने सुना होगा आम आदमी पार्टी, झाड़ू वाली पार्टी, ठीक है, केजरीवाल की, ये जो पार्टी है इसका जो मेनली जो उदय हुआ था वो एक आंदोलन के कारण ही हुआ था। आंदोलन अगर वो नहीं होता, ठीक है, आपने देखा होगा जो केजरीवाल और जो अन्ना हजारे ने चलाया था उस समय, ठीक है, जो लोकपाल की नियुक्ति है भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, तब ये आई थी पार्टी। तो आंदोलनों से क्या है किसी पॉलिटिकल पार्टी है उसका ओरिजिन हुआ
ओरिजिन हुआ तो क्या हुआ, सत्ता की साझेदारी में दिल्ली में उन्होंने सरकार बना ली। ठीक है, अलग अलग ग्रुप्स ने क्या, उन्होंने दिल्ली सरकार में अपना बना ली और क्या है, आंदोलन से उदय हुआ था। इस तरह से समझ गए होंगे आप कि एक दबाव समूह आंदोलन भी क्या सत्ता की साझेदारी को सुनिश्चित है वो कर सकता है, या उसके जो निर्णय होते हैं, मान लीजिए निर्णय अगर कोई गवर्नमेंट करती है तो उसके बदल भी सकते हैं वो। जैसे आपको एग्जांपल बताता हूं मैं कि किस तरह से निर्णय वो बदल सकते हैं। जैसे अभी पीछे चला था जिसमें ये था कि जो एनआरसी और जो सीएए एक्ट आया था, तो अगर दबाव समूह यानी जो आपने देखा होगा जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे और उसके साथ साथ अधिकतर उसमें अलग अलग समुदाय के लोग शामिल थे, ठीक है, पर अधिकतर मुस्लिम ही गए, उन्होंने क्या किया, जो सीएए और एनआरसी है उसका क्या विरोध किया। ठीक है, आपको डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है इसकी। ये जो कानून बनाया, ठीक है, बीजेपी गवर्नमेंट ने, इसका उन्होंने विरोध किया। तो विरोध स्वरूप क्या है, किस तरह से सत्ता की साझेदारी है या किस तरह से उसको क्या बदल सकते थे। अगर ये और मूवमेंट है ज्यादा आगे तक बढ़ती, जो लोग विरोध कर रहे थे, आपने शाहीन बाग सबका सुना होगा, अलग अलग जगह लोग आंदोलन कर रहे थे और जो संगठन थे वो उनके साथ आए हुए थे, अगर वो सही से काम करता तो सरकार को क्या इस कानून को निरस्त वो करना पड़ता। ठीक है, निरस्त है, इसको बदलना है वो पड़ता। ठीक है, इस तरह से दबाव समूह होते हैं, उनकी भी सत्ता की साझेदारी में होती है। इसके अलावा आपने देखे होंगे जो अलग अलग किसान यूनियन होती हैं वो क्या करती हैं, कोई खास गवर्नमेंट होती है, कोई एक स्पेसिफिक गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती है और वो जीत जाती है। ठीक है, तो इस तरह से दबाव समूह का सत्ता की साझेदारी में है इंपॉर्टेंट रोल है। ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट, और बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जो रहता है हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, लेक्चर कैसा लगा बताइएगा। और चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट, चैप्टर फर्स्ट सिविक्स का। ठीक है, मिलते हैं बाद में, अपना ख्याल रखिए, बाय।